नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है और खबर का हर चैप्टर बड़े विस्तार से खुलता है। आप में से बहुत सारे लोग हमें सोशल मीडिया पर फीडबैक देते हैं और सबसे अच्छा फीडबैक हमें यह मिल रहा है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उनके छोटे छोटे बच्चों ने न्यूज में इंटरेस्ट लेना शुरू किया है, वो पाठशाला देखते हैं। और हमारा मकसद पूरा हो रहा है कि देश एक साथ फैमिली के तौर पर बैठकर न्यूज देखे, और इसीलिए खबर इस अंदाज में है कि आपके बच्चों को भी समझ में आएगी। पाठशाला में आज कौन कौन सा चैप्टर है पहले आपको बता देता हूं। न युद्ध न मंदी, अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ी टेंशन दे दी है। आज उस टेंशन का जिक्र करूं। पंजाब में पाकिस्तानी साजिश, भारत के टुकड़े करने का प्लान है क्या? खालिस्तान समर्थक, लहराती तलवार और बंदूक, देश के सबसे बड़े खतरे का चैप्टर आज खोलने वाला हूं, बहुत गौर से देखिएगा। केजरीवाल के पंजाब में अलग देश बनने का खतरा मंडरा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध और पीएम मोदी के सही फैसलों का चैप्टर भी आज आपके सामने रखूंगा। एक साल बाद की वो तस्वीर जो बताएगी ये युद्ध और कितना चलेगा। रूस यूक्रेन युद्ध में बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला है क्या, आज ये भी बताऊंगा। इसके अलावा पीएम मोदी का चीन को चौतरफा घेरने वाला प्लान, भारत का झुंड वाला ड्रोन मिल गया है भारत को, पाक चीन दोनों तनाव में कैसे, ये आपको बताऊंगा। दुश्मन के ड्रोन का पता लगाने वाले भारतीय कुत्तों से भी आपको मिलवाऊंगा। मोदी ने कहा कि वो कहते हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, देश कह रहा है कि मोदी तेरा कमल खिलेगा। मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनावों को लेकर पीएम मोदी ने धुआंधार प्रचार किया, रोड शो किया, चुनावी रैली की, लोगों से बीजेपी के समर्थन में वोट मांगे। इस दौरान कांग्रेस को अपने निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर को एटीएम मानती थी कांग्रेस, हमारे लिए अष्टलक्ष्मी। 2024 के चुनाव से पहले रायपुर में कांग्रेस का 85वां अधिवेशन हो रहा है। राहुल और सोनिया भी अधिवेशन में आज पहुंचे। कांग्रेस में नहीं होगा सीडब्ल्यूसी का चुनाव। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सदस्यों को नॉमिनेट कर देंगे। इस अधिवेशन में 2024 के चुनावों का रोड मैप सेट करेगी कांग्रेस। दिल्ली के सिविक सेंटर में स्टैंडिंग कमेटी चुनाव के दौरान जमकर मारपीट हुई। पार्षदों ने एक दूसरे को थप्पड़ जड़ दिए, लात घूसे चले। आम आदमी पार्टी और बीजेपी यानी दोनों पार्टियों के पार्षदों ने जमकर हंगामा मचाया। फेसबुक और इंस्टाग्राम ने सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पेड सब्सक्रिप्शन की शुरुआत की है। मतलब आप पैसा दीजिएगा तब आप फेसबुक और इंस्टाग्राम यूज कर पाइएगा। यह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में शुरू हो गया। मेटा ने पिछले हफ्ते ही इसका ऐलान किया था। अब ट्विटर के पेड ब्लू टिक सर्विस के बाद फेसबुक और इंस्टाग्राम के यूजर्स पैसे देकर अपने अकाउंट को वेरीफाई करा सकते हैं। वैसे आपको याद दिला दें कि अभी तक यह सर्विस फ्री थी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में आज बड़ा हादसा हुआ। यहां के दौराना में कोल्ड स्टोरेज का लेंटर गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हैं। फिलहाल इलाके में प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल बिहार दौरे पर हैं। उससे पहले पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से जारी हाई अलर्ट जारी किया गया है और राज्य के एडीजी सिक्योरिटी ने गृह मंत्री के दौरे वाले जिलों को खास तौर पर अलर्ट किया। खतरा इस बात का भी है कि अमित शाह के दौरे के समय उनके हेलीकॉप्टर या विमान पर मिसाइल से भी हमला हो सकता है, लिहाजा खास निगरानी रखने के लिए कहा गया। तो यह हो गया पाठशाला में दिन भर का रिवीजन। अब आज का पहला चैप्टर, जिसमें बात देश के बड़े खतरे। आज आपको बताऊंगा कि कैसे न युद्ध न मंदी, केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ी टेंशन दी है। पंजाब में पाकिस्तानी साजिश, भारत के टुकड़े करने का प्लान है क्या? और खालिस्तान समर्थक, लहराती तलवार बंदूक, देश के सबसे बड़े खतरे का चैप्टर अब आपके सामने रखता हूं। आज पाठशाला की शुरुआत में सबसे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। ये वो तस्वीरें हैं जो किसी भी भारतीय को चिंता में डाल देंगी। ये वो तस्वीरें हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी यकीनन टेंशन दी हुई। क्यों प्रधानमंत्री मोदी टेंशन में होंगे वो आपको आज आगे बताऊंगा, लेकिन पहले पंजाब से आई इन तस्वीरों को गौर से देखिए। कैसे एक पुलिस स्टेशन में हजारों की भीड़ हाथ में तलवार बंदूक लहराती हुई घुस जाती है।
और पुलिस बेबस और लाचार नजर आती है। आपने इससे पहले ऐसा शायद कुछ अगर देखा होगा तो फिल्म में देखा होगा कि लोग तलवार वगैरह लेकर आए और पुलिस स्टेशन से किसी को छुड़ा कर ले गए। यहां क्या हुआ आपको आज विस्तार से बताऊंगा, लेकिन पहले एक बार इन तस्वीरों को फुल फ्रेम में एम्बियंस के साथ देखिए। ये तस्वीरें भयावह हैं। ये घटना पंजाब के अमृतसर की है और कल की है। पंजाब के अमृतसर में ये घटना हुई जहां अजनाला थाने में खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह और उसके समर्थक लवप्रीत सिंह उर्फ तूफान सिंह को पुलिस अरेस्ट करके ले गई थी। तूफान सिंह उसको छुड़ाने के लिए पहुंचा था अमृतपाल सिंह और उसके साथ ये पूरी भीड़ पहुंच गई उसको छुड़ाने के लिए और पुलिस कुछ ना कर पाई। बताया जा रहा है कि डीसीपी समेत 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। 24 घंटे के अंदर ही आज पंजाब पुलिस ने किडनैपिंग के केस में गिरफ्तार अमृतपाल सिंह के समर्थक लवप्रीत सिंह को रिहा भी कर दिया, जबकि लवप्रीत सिंह के खिलाफ किडनैपिंग, मारपीट, आपराधिक धमकी, दंगे और गैरकानूनी तरीके से जमा होने जैसी गंभीर धाराएं लगी हुई थी। लेकिन आरोप यह लग रहा है कि पंजाब पुलिस ने भीड़ का यह रौद्र रूप देखा तो मानो सरेंडर कर दिया। यही वजह है कि पंजाब की भगवंत मान सरकार और वहां की पुलिस दोनों सवालों के घेरे में है। कई सवाल अरविंद केजरीवाल को लेकर भी उठ रहे हैं, उन पर भी आऊंगा। लेकिन क्यों पंजाब में जो हुआ वो पीएम मोदी और देश के लिए बड़ी चिंता की बात है और कैसे ये टेंशन पीएम मोदी को केजरीवाल ने दी है, इसे समझने से पहले आज जब लवप्रीत को अमृतसर जेल से रिहा किया गया तो क्या हुआ आपको वो भी जानना चाहिए। जेल के बाहर अमृतपाल सिंह के समर्थकों ने उसका स्वागत किया और लवप्रीत सिंह ने कहा कि अमृतपाल सिंह सिख कौम का जर्नैल है, यानी भिंडरे वाले से तुलना की अमृतपाल सिंह। मेरी कोई भी नहीं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਜੋ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋਇਆ ਦਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਜੋਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਆ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਆ ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਵਾ। अमृतपाल सिंह के समर्थक की रिहाई के पीछे कल की इन तस्वीरों को भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है। कल तो पंजाब पुलिस ने मानो सरेंडर ही कर दी। जो भीड़ दिख रही है इसकी अगुवाई अमृतपाल सिंह ही कर रहा था, जो कि खालिस्तान समर्थक है। अमृतपाल सिंह की डिटेल भी अभी आपको आगे दूंगा कि ये कौन है, कहां से आया। पंजाब पुलिस ने इस भीड़ को रोकने के लिए कई लेयर की बैरिकेडिंग की थी, लेकिन पंजाब पुलिस इस भीड़ को रोक नहीं पाई। इनके पास लाठी था, डंडे थे, तलवारें थी, कुछ के पास हथियार भी थे। हैरानी की बात यह है कि अमृतपाल सिंह के समर्थकों ने पहले ही पंजाब पुलिस को धमकी दे दी थी कि उनके साथी को छोड़ दे, वरना कुछ भी होगा तो पंजाब पुलिस जिम्मेदार होगी। मतलब ये लोग पुलिस को धमका रहे हैं कि बॉस मेरे दोस्त को छोड़ दो, नहीं तो जो होगा फिर तुम समझना। ये इनकी हिम्मत है भाई, और पुलिस कुछ नहीं कर पाई पंजाब की। अमृतपाल के समर्थक ने लवप्रीत सिंह को छुड़ाने के लिए थाने पर जैसे हमला कर दिया। अमृतपाल सिंह जब थाने पहुंचा तो वही अपने समर्थकों के साथ डेरा डाल दिया, चेतावनी दी कि वो तब तक यहां से नहीं जाएगा जब तक उसके साथी को छोड़ा नहीं जाता और एफआईआर दर्ज नहीं की जाती। इसके बाद 2 घंटे तक अमृतपाल और पुलिस के बीच बातचीत हुई। जब अमृतपाल को यह आश्वासन मिला कि भाई छोड़ देंगे, तभी वो समर्थकों के साथ थाने से निकला। जो हमला हुआ उसमें करीब दर्जन भर पुलिसकर्मी और होमगार्ड के जवान भी घायल। अमृतपाल सिंह के समर्थक को छोड़ दिया जाता है। इस घटना से पंजाब पुलिस की बहुत किरकिरी हुई, इसलिए पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की
और कहा कि अमृतपाल के समर्थक गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर आए थे और उसकी आड़ में पंजाब पुलिस पर हमला किया गया। पंजाब पुलिस ने काफी संयम दिखाया। पंजाब के डीजीपी ने कहा कि पंजाब पुलिस इस साजिश को सफल नहीं होने देगी। वो ऐसे एलिमेंट्स को चेतावनी दे रहे हैं। पुलिस पर हमले के मामले पर डीजीपी ने कहा कि वीडियो फुटेज देखी जा रही है, उचित कार्रवाई की जाएगी। एसआईटी का गठन किया गया। गुरु ग्रंथ साहिब लेकर आए। गुरु ग्रंथ साहिब का सम्मान होना चाहिए, पूरा सम्मान होना चाहिए। हम सब सम्मान करते हैं, लेकिन क्या यह कोई वजह हो सकती है कि आप उस भीड़ को कंट्रोल ना कर पाए? क्या हर किसी के पास गुरु ग्रंथ साहिब थे क्या? जो लोग तलवार लेकर चल रहे थे, उनसे क्यों उस तरह से बर्ताव नहीं किया गया जैसे क्रिमिनल के साथ होना चाहिए? और अब आप कह रहे हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब लेकर आए थे इसलिए हम चुपचाप बैठे रहे, क्योंकि आपकी किरकिरी होनी शुरू हो गई। पुलिस आज जो भी कहे, लेकिन ज्यादातर लोगों को लगता है कि लवप्रीत सिंह उर्फ तूफान सिंह की रिहाई की जमीन कल ही तैयार हो गई। फिर किस लिए है? कुछ लोगों ने मैं मान रहा हूं, मान लीजिए नहीं था वो आदमी, लेकिन फिर इतनी संगीन धाराएं क्यों लगाई? और अगर धाराएं लगाई तो उसको छोड़ने का फैसला, उसके कल्प्रिट होने का फैसला ये अदालत लेगी या पुलिस तय कर देगी कि हाँ हमको दिख गया, नहीं है, ओके जान, चलिए निकालिए इनको। ये पंजाब में हो रहा है। लवप्रीत सिंह के वकील जसबीर सिंह ने खुद बताया कि 16 फरवरी को एफआईआर दर्ज हुई थी, काफी संगीन धाराएं लगाई गई थी, लवप्रीत को अरेस्ट किया गया। लवप्रीत सिंह के परिवार ने इसका विरोध भी किया। पुलिस में एप्लीकेशन दी कि लवप्रीत सिंह निर्दोष है। पुलिस ने इस अर्जी को देखते हुए यह पाया कि लवप्रीत सिंह वारदात के वक्त वहां नहीं था, इसलिए वो निर्दोष साबित हुआ। अमृतसर के अजनाला पुलिस थाने में अमृतपाल, उसके साथी लवप्रीत सिंह समेत कुल 30 लोगों के खिलाफ किडनैपिंग, मारपीट का केस दर्ज हुआ था। पंजाब के रूपनगर में रहने वाले हैं बरिंदर सिंह। उन्होंने ही आरोप लगाया था कि अमृतपाल सिंह के समर्थकों ने उसका अपहरण कर लिया था और बुरी तरह मारा पीटा था, जिसके बाद लवप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया गया। पंजाब की सरकार ने कैसे खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल के सामने एक तरह से सरेंडर कर दिया, उसका सबूत पंजाब के मंत्री अमन अरोड़ा का बयान, जो कह रहे हैं कि पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस ने इसलिए कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की क्योंकि अमृतपाल थाने पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब के साथ आया। पंजाब के मंत्री यह भी कह रहे हैं कि इस तरह आतंक मचाना ठीक नहीं है और आगे से ऐसा नहीं होगा। जैसे स्कूल में नहीं बोलते कि सर आगे से ऐसा नहीं होगा, वैसा कह रहे। एक बार सुनिए उनको। सिर्फ और सिर्फ अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए ऐसा माहौल क्रिएट करना, मैं समझता हूं कि ये कहीं भी किसी भी एंगल से, किसी भी जरिए से ये जायज नहीं था। ऐसा नहीं होना चाहिए और ना ही आगे से ऐसा होगा। मंत्री जी कह रहे हैं आगे से ऐसा नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? आपको कैसे पता? अगली बार वो गुरु ग्रंथ साहिब फिर लेकर नहीं आएंगे, ये आपको कैसे पता? और लेकर आएंगे तो आप क्या अलग कर लेंगे? और जो अलग अगली बार कर लेंगे वो इस बार क्यों नहीं किया? पंजाब पुलिस पर कल हमला हुआ, थाने के अंदर हिंसा हुई। इस पर अमृतपाल सिंह ने उल्टे पंजाब पुलिस पर ही आरोप लगा दिया कि पुलिस ने उस पर अटैक किया था और इसलिए जवाब देना पड़ा। अमृतपाल सिंह ने कहा कि जब कोई विकल्प नहीं बचता तो जंग होती है। पहले अटैक नहीं किया किसी पे, ना मेरे सपोर्टर्स ने किया। पहले अटैक हम पर हुआ, हमने रिटेलिएट किया और वो भी अटैक नहीं किया किसी पर। वी जस्ट एंटर टू द पुलिस स्टेशन, देयर वाज पीसफुल नेगोशिएशंस, नोबडी वाज लाइक यू नो। पंजाब पुलिस तो कह रही है कि ये लोग गुरु ग्रंथ साहिब लेकर आए थे इसलिए इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। ये आदमी कह रहा है कि हमें तो मार रहे थे इसलिए हमने पलटकर मार दिया। पंजाब में हालात कितने गंभीर हैं ये पूरा देश देख रहा है। पिछले 2 दिनों में क्या क्या हुआ ये भी सबने देखा। पंजाब सरकार और पुलिस बैकफुट पर, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ऐसे वक्त में जब ये चिंता जताई जा रही है कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर बचा है या नहीं, पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट तो स्ट्रांग नहीं हो रहा, ये भाई साहब पंजाब के मुख्यमंत्री राजनीतिक मित्रता निभाने कहां गए हैं? मुंबई गए हुए हैं, वहां चाय पीने उद्धव ठाकरे के साथ। यहां 2024 के चुनावों को लेकर विपक्ष को एकजुट करने की तैयारी चल रही है। अरे भाई 2024 में बहुत टाइम है अभी, पहले आप पंजाब को तो देखो, वहां का लॉ एंड ऑर्डर देखो। ये खालिस्तानी समर्थक तलवार बंदूक लेके घूम रहे हैं, आज साथी को छुड़ाने गए हैं, कल को खालिस्तानी मूवमेंट को ऐसे हवा देने लगेंगे। क्या हो सकता है, इसकी चिंता देश को हो रही है और ये चाय पीने गए उद्धव ठाकरे के साथ।
और भगवंत मान कह रहे पंजाब में अब शांति है, सब ठीक है। अरे भाई जब पुलिस ही आरोपियों को ऐसे छोड़ने लगी तो शांति तो हो ही जाएगी, लेकिन आने वाली अशांति की गारंटी कौन देगा? पंजाब में खालिस्तान के समर्थकों के हौसले इसलिए बुलंद हैं क्योंकि उन्हें खुली छूट जैसे मिल गई। अभी हम मुख्यमंत्री वहां गए हैं, आपको पिछले साल की तस्वीर दिखा रहा हूं, जून की बात है। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी से पहले अमृतसर में खालिस्तान समर्थकों ने एक मार्च निकाला जिसे फ्रीडम मार्च नाम दिया गया, और इस मार्च को में खुलकर खालिस्तान की मांग के समर्थन में नारे लगे, पोस्टर बैनर लेकर खालिस्तान की मांग की गई, और यह सब पुलिस के बीच में हुआ। भाई पंजाब पुलिस इस मार्च को प्रोटेक्शन दे रही थी। तस्वीर दिखा रहा हूं आपको, खालिस्तान के समर्थन में नारे लग रहे हैं, भिंडरा वाले के समर्थन में नारे लग रहे हैं, पुलिस खड़ी है। सुनिए एक बार। उस वक्त पंजाब में आम आदमी पार्टी की नई नई सरकार आई, तब भी सवाल उठे थे कि बॉस ये क्या है, हम लेकर रहेंगे आजादी, भिंडरे वाले की तस्वीर, खालिस्तान के नारे लग रहे हैं और पुलिस खड़े होकर उस जुलूस को निकलने दे रहे। जिस दिन वो हो रहा था उसी दिन शायद ये तय हो गया था कि किसी दिन ये लोग तलवार लहराते हुए पुलिस स्टेशन में भी घुस जाएंगे। कल जिस तरह अमृतसर के अजनाला में पुलिस के जवान असहाय खड़े थे, उपद्रवियों ने भाग भाग कर अपनी जान बचाई, उपद्रवियों से जान बचा रहे थे, और आज पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने बैकफुट पर आकर आरोपियों की रिहाई आसान कर दी। इस पूरे घटनाक्रम से पंजाब सरकार ने एक गलत मिसाल पेश कर दी है बॉस, और यह मिसाल गलत इसलिए है क्योंकि इसका बहुत गलत मैसेज जा रहा है। वो ये मिसाल दे रहे हैं कि उपद्रव के दबाव में सरकार के घुटने टिकवाए जा सकते हैं। सोचिए कल को ये लोग किसी दूसरी संगीन घटनाओं के आरोप में गिरफ्तार किए जाने पर फिर दोबारा पंजाब सरकार और पुलिस के पीछे इस तरह से पड़ गए या इस तरह से घुस गए तो क्या करेगी पुलिस? पीछे हटेगी? इंटेलिजेंस लगातार ये अपडेट दे रही है कि पंजाब में खालिस्तानी मूवमेंट एक्टिव हो रहा है। इससे कल को ये लोग इसी तरह की हिंसा करके खालिस्तान की मांग करेंगे, तब क्या होगा? तब पुलिस क्या करेगी? एक कहावत होती है शेर के मुंह में खून लगाने जैसा, ये तो आपने खून लगा दिया। इनको मैसेज चला गया कि बॉस हम तो ये कर सकते हैं। खालिस्तान के समर्थन में नए नए नाम से संगठन बन रहे हैं भाई। सोशल मीडिया के जरिए पंजाब के लोगों को उकसाने और भड़काने वाले मैसेज पोस्ट किए जाते हैं। कल जो पंजाब में हुआ उसके पीछे वारिस पंजाब दे ग्रुप के लोगों का हाथ था, और इस संगठन के चीफ अमृतपाल सिंह के शाने पर ही पूरा उपद्रव तैयार किया गया। आज आपको अमृतपाल सिंह के बारे में भी थोड़ा बताता हूं। अमृतपाल सिंह कुछ महीने पहले ही दुबई से लौटा है और आते ही खालिस्तानी समर्थकों का हीरो बन गया। ऐसा क्या कर दिया भाई ने कि आते ही वो खालिस्तानी समर्थकों का हीरो बन गया? लोग उसको भिंडरे वाले से जोड़ने लग गए। ऐसा क्या कर दिया भाई कि इतने लोग उसके साथ जुड़ गए, इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया? आज आपको उसके बारे में बताता हूं। 30 साल का है ये अमृतपाल सिंह। अमृतसर के एक छोटे से गांव जल्लूपुर खेड़ा गांव का रहने वाला। इसने अपने पैतृक गांव में ही 10वीं तक पढ़ाई की। इसके बाद कपूरथला में पॉलिटेक्निक की पढ़ाई के लिए कॉलेज में दाखिला लिया। फिर 2012 में ये अपने परिवार का ट्रांसपोर्ट बिजनेस संभालने के लिए दुबई चला। वहां इसकी दिलचस्पी खालिस्तान आंदोलन में बढ़ने लगी। खालिस्तान के समर्थन में इसने कई वीडियो भी बनाए और सोशल मीडिया पर पोस्ट किए। इसके बाद अमृतपाल सिंह सितंबर 2022 में वापस भारत आ गया और खुले आम खालिस्तान और अलगाव की बातें करना शुरू कर दिया। हैरानी की बात यह है कि पंजाब की पुलिस और सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। कैसे इतनी खुली छूट मिली हुई है, पंजाब सरकार ने एक्शन क्यों नहीं लिया? इसका जवाब किसी के पास नहीं। और सुनिए, सितंबर में भारत लौटने के बाद अमृतपाल खालिस्तानी नेता जरनैल सिंह भिंडरे वाले के गांव गया, जिसका ऑपरेशन ब्लू स्टार में एनकाउंटर हुआ था। 29 सितंबर को मोगा जिले के रोडे गांव में अमृतपाल ने वारिस पंजाब डे की पहली वर्षगांठ पर एक कार्यक्रम किया। तभी से इसकी तुलना जरनैल सिंह भिंडरा वाले से की जा रही। आगे बढ़ने से पहले आपको अमृतपाल की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं, जिसकी वजह से इसे भिंडरा वाले का 2.0 वर्जन कहा जा रहा है। अमृतपाल सिंह भिंडरा वाले की तरह ही नीली पगड़ी पहनता है, जैसा आप देख रहे हैं। ये देखिए, उसी की तरह दाढ़ी बढ़ा रहा है
उसी की तरह पंजाब की आजादी की बात कहता है। ये आपको भिंडरावाले की तस्वीर दिखा रहा हूं और ये अमृतपाल सिंह खालिस्तान के नाम पर लोगों को उकसाने वाले बयान देता है। बिल्कुल लुक वैसा ही कर लिया है जैसे भिंडरावाले। और आपको पुरानी तस्वीर भी दिखाता हूं। दुबई से आने के बाद अमृतपाल ने अपना लुक चेंज किया है। इससे पहले वो कूल डूड गाय वाले लुक में रहता था। पहले की तस्वीर देखिए और अब की तस्वीर देखिए। ये बहुत सिस्टमैटिकली कर रहा है। पहले छोटी दाढ़ी, हल्की मूंछ, पग नहीं थी। अब देखिए किस तरह से जो है वो पूरा भिंडरे वाले के लुक में आ गया। इस तस्वीर के आने के बाद सबके दिमाग में एक सवाल है कि अमृतपाल खालिस्तानी समर्थक कब और कैसे बना। भाई वो पंजाब से दुबई गया। आप इस घटनाक्रम को देखिए जिस अमृतपाल के बारे में बता रहा हूं। भाई कूल डूड से एकदम से आ गया वो भिंडरा वाले के लुक में। 2012 का साल था जब वो 20 साल का था। वो पंजाब से दुबई जाता है और वहां पर अपना काम शुरू करता है। 2022 में 2022 अब वो 30 साल का हो जाता है और वापस लौट आता है। दुबई टू पंजाब आ जाता है। और इस 10 साल के अंदर ये कूल डूड दिखने वाला भाई एकदम से भिंडरा वाले की तरह सोचना शुरू कर देता है, दिखना शुरू कर देता है। इसको ट्रेनिंग कौन दे रहा है? इस अमृतपाल सिंह के पीछे कौन है? इसका ब्रेन वॉश कौन कर रहा था? ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ पुराने किस्से कहानियों को सुनकर या इंटरनेट की मदद से खालिस्तानी आंदोलन का इतना बड़ा चेहरा बन जाइए। सिक्योरिटी एजेंसीज को यह सवाल ढूंढने होंगे कि अमृतपाल के पीछे कौन लोग हैं और अगर इसमें पाकिस्तान का हाथ है तो यह देश की सुरक्षा के लिए बहुत चिंता की बात है। अब यह भी बता देता हूं कि अमृतपाल सिंह वारिस पंजाब दे नाम के संगठन से जुड़ा कैसे, जबकि इस संगठन को पंजाबी सिंगर और एक्टर दीप सिद्धू ने शुरू किया था। पहले इस नाम से एक म्यूजिक एल्बम बनाई गई थी। दीप सिद्धू की पिछले साल 15 फरवरी को एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। हालांकि दीप सिद्धू का संगठन खालिस्तान के समर्थन में नहीं दिखाई दिया था। हैरानी की बात यह भी है कि अमृतपाल कभी भी दीप सिद्धू से मिला भी नहीं और दीप सिद्धू का परिवार भी कह चुका है कि वारिस पंजाब दे संगठन पर कब्जा कर लिया गया है। सितंबर में वारिस पंजाब दे को हाईजैक करने के बाद अमृतपाल ने इसे खालिस्तानी आंदोलन से जोड़ दिया। एक आदमी जो इतने साल दुबई में बैठा रहा वापस आता है और इस संगठन को हाईजैक कर लेता है, इसके समर्थकों को हाईजैक कर लेता है और खालिस्तानी मूवमेंट से जोड़ लेता है बिना किसी पीछे से समर्थन के। और इसी संगठन के नाम से भिंडरा वाले के गांव में जाकर कार्यक्रम करता है ताकि लोगों तक मैसेज पहुंच जाए कि वारिस पंजाब दे एक खालिस्तान समर्थक संगठन है। यह सब ऐसे ही हो रहा होगा, कोई पीछे से बैकिंग नहीं होगी इसको। पाकिस्तान का दिमाग नहीं होगा इसके पीछे क्या? यह जांच होनी चाहिए। इस संगठन को हाईजैक करने के बाद अमृतपाल को दुनिया भर से खालिस्तानियों का समर्थन मिल गया और इसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धमकी देने लग गया। एक बार वो बयान भी आपको सुनाता हूं। So when Amit Shah, being a home minister of the country, says he will crush the movement, I didn't say that. I didn't threat him. I said welcome. I said the consequences, what happened when Indira Gandhi did the same thing. It's not about just Indira Gandhi's murder. The 10 years long period of militancy and Sikh youth is still in unrest. They are in unrest. They want to do something. No, going to form a Khalistan in peaceful manner is nothing a wrong thing. I am being threatened by a home minister for asking something that's my democratic right. अमृतपाल सिंह के पीछे कोई तो है, वरना इतनी हिम्मत करना आसान बात नहीं है। हालांकि हिम्मत तो पंजाब सरकार और पुलिस में भी दिखाई नहीं दे रही कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद वो खामोश खड़ी। अमृतपाल के खिलाफ इतने मामले हैं फिर भी पंजाब पुलिस और सीएम भगवंत मान ने आंखें बंद कर रखी हैं। जैसे अमृतपाल पर अपहरण का केस दर्ज हुआ लेकिन पंजाब पुलिस ने उस पर कोई ठोस एक्शन नहीं लिया। अमृतपाल और उसके संगठन पर शिवसेना नेता सूरी की हत्या का भी आरोप लगा लेकिन इन आरोपों से बेपरवाह अमृतपाल सिंह खुलेआम खालिस्तान की मांग करता है, अलग देश की मांग करता है। एक बार उसको भी सुनिए। ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਈਵਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟੈਬੂ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜੀਓਪੋਲਿਟੀਕਲ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜੀਓਪੋਲਿਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਡਲ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਔਰ ਸਾਡੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਲੁੱਟ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਸਪਰੈਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਹ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਰ ਲੈਣ ਕੱਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਦਿੱਲੀ ਕੋ ਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। इसकी बातें सुन रहे हैं, ये कह रहे हैं दिल्ली तो मांग ही नहीं रहे, पंजाब मांग रहे हैं और सबको भी मार दोगे तो भी पंजाब लेकर रहेंगे, खालिस्तान बना लेंगे। जिन लोगों को लगता है कि खालिस्तान बना लेंगे तो बहुत मजे से रहेंगे, उन्हें आज की डेट में पाकिस्तान का हाल देखना चाहिए। उन लोगों को भी यही लगता था बॉस कि सारे मुसलमान एक साथ एक देश में रहेंगे तो जन्नत हो जाएगी, बात जन्नत वाली फीलिंग आई। आज हालत यह है कि खाने खाने को पाकिस्तान मोहताज है। खुद पाकिस्तानी कह रहे हैं कि इंडिया के साथ ही रहे होते तो बढ़िया रहता, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी, वो तो नहीं लौट सकते, बशर्ते कि वो आए और इंडिया के साथ मिल जाएं, सरेंडर करें। ऐसे ही खालिस्तान समर्थकों को आज समझ में नहीं आ रहा कि वो अलग देश का सपना तो देख रहे हैं, लेकिन कोई देश बना लेना और चला लेना कोई हलवा नहीं है। ये बहुत सारे लोग पंजाब से जाते हैं, ब्रिटेन जाते हैं ना, वो ब्रिटेन में खाने के वांदे पड़े हुए हैं। ब्रिटेन में 3-3 प्रधानमंत्री बदल गए, उनसे देश नहीं चल रहा। इनको अपना खालिस्तान अलग चाहिए। इस देश में सिख कौम को इतनी इज्जत मिलती है, हर आदमी गुरुद्वारे में जाकर शीश नवाता है। कह रहे ये आदमी कह रहा है कि हमारा कल्चर जो है वो सप्रेस किया जा रहा है, सप्रेस किया जा रहा है। हालांकि पंजाब में खालिस्तान की बात हो रही है, ये पंजाब ही नहीं पूरे देश के लिए खतरनाक है, क्योंकि पंजाब के अंदर ही और देश के बाहर खालिस्तान समर्थक फिर से मुद्दे को तेज करने की साजिश में लगे। 6 मई 2022 को मोहाली में इंटेलिजेंस विभाग पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया था, तब भी कार्यालय बंद था और कोई नुकसान नहीं हुआ। 9 दिसंबर 2022 को पंजाब के तरन तारण के सरहाली पुलिस स्टेशन में देर रात 1 बजे रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया था। डीजीपी ने आईएसआई की शय पर खालिस्तानी आतंकियों की प्लानिंग बताया था। अमृतपाल सिंह खालिस्तान की बात करता है, यानी कि पंजाब को एक स्वतंत्र देश बनाने की मांग करता है जिसमें सिख राज करें। भारत में यह मांग कोई नई नहीं, साल 2017 और इस साल भी एनआईए ने कहा था कि आईएसआई की मजबूत प्लानिंग है कि भारत में तेजी से खालिस्तान की मांग को बढ़ावा दो। खालिस्तान की मांग और पाकिस्तान के कनेक्शन के इतिहास के बारे में भी आपको बताता हूं। आजादी के वक्त ही जिन्ना और मुस्लिम लीग की आंखों में भारत चुभ रहा था। पाकिस्तान भारत को अस्थिर करने के अलग अलग प्लान बना रहा था। एक प्लान यह था कि कश्मीर की तरफ से एग्जीक्यूट हुआ था कि वहां कबीलाई के भेष में अपने लोगों को भेजो, वहां कश्मीर को कब्जे में ले लो। वो हो नहीं पाया। पाकिस्तान का दूसरा प्लान था कि वो भारत में हिंदू मुसलमानों में दंगे कराए, वो भी अभी तक पूरी तरह से कामयाब नहीं हुआ। उनका तीसरा प्लान था कि वो ज्यादा से ज्यादा एंटी इंडिया सोच रखने वाले खालिस्तान समर्थकों को मदद दे, उनकी पैठ बढ़ाए और उनके संगठन को बड़ा करे। लेकिन जैसे पाकिस्तान को दो प्लान फेल हुए, वैसे ही तीसरा प्लान भी हल्का पड़ गया और ठंडे बस्ते में चला गया। इसके बाद 1971 में भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। पाकिस्तान फिर एक बार बैकफुट पर था, वहां की जनता उससे नाराज थी। तभी पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने भारत से बदला लेने का प्लान बनाया। कनाडा के पत्रकार टेरी माइल्स्की की किताब ब्लड फॉर ब्लड में उन्होंने लिखा है कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपनी सरकार को यह आदेश दिया कि वो भारत में एक बांग्लादेश खींच निकालेंगे। बस अंतर यही रहेगा कि वो पाकिस्तान की बॉर्डर की साइड होगा, यानी जुल्फिकार अली भुट्टो पंजाब की बात कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने अपनी सरकार को काम पर लगाया, सरकारी फंड खर्च किए गए। लंदन बेस्ड खालिस्तानी समर्थकों को पाकिस्तान में प्रोजेक्ट खालिस्तान के लिए जमीन तक दी गई। इसलिए इस देश में जो लोग खालिस्तान के सपने बेच रहे हैं, उस सपने को अगर आप खरीदने का भी सोच रहे हैं तो यह ध्यान रखिए कि इसके पीछे पाकिस्तान का दिमाग है। खालिस्तानी आंदोलन को इस बार हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इस हिंसक सोच ने देश के एक प्रधानमंत्री, एक मुख्यमंत्री और एक सेना प्रमुख की हत्या तक करवा दी। 1980 के दशक में भारत में खालिस्तानी आंदोलन आतंकवाद का दूसरा नाम बन गया। उस समय जरनैल सिंह भिंडरावाले का खालिस्तानी आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा था वो, और इसे रोकने के लिए जून 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, जिसमें भिंडरावाले को मार गिराया गया। इस घटना के खिलाफ अक्टूबर 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। 23 जून 1985 में कनाडा में रह रहे खालिस्तान समर्थकों ने एयर इंडिया की फ्लाइट को बम रखकर उड़ा दिया। इसमें 329 लोगों की मौत हुई। 10 अगस्त 1986 को ऑपरेशन ब्लू स्टार को लीड करने वाले पूर्व सेना प्रमुख जनरल एएस वैद्य की पुणे में 2 बाइक सवार आतंकियों ने हत्या कर दी थी।
31 अगस्त 1995 को एक सुसाइड बॉम्बर ने पंजाब के सीएम बेअंत सिंह की कार के पास खुद को उड़ा लिया था। बेअंत सिंह को आतंकवाद का सफाया करने का श्रेय दिया जाता था। ये सारी घटनाएं बताती हैं कि खालिस्तानी आंदोलन इस बार जल्दी नहीं रोका गया तो बड़ी मुसीबत बन सकता है। अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, उन्हें जितनी चाय पीनी है पिए, उद्धव ठाकरे के साथ पीनी है, किसी और के साथ पीनी है, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर बना रहे। एक तो बॉर्डर स्टेट है और दूसरा वहां यह खालिस्तानी मूवमेंट एक्टिव होने की जो आशंकाएं और खबरें हैं, इसे तुरंत नहीं रोका गया तो बड़ा खतरनाक होगा। इतना तो तय है कि पंजाब में हालात बहुत बेहतर नहीं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टेंशन जरूर बढ़ गई वहां की खबरों से। लेकिन अब पाठशाला में रूस यूक्रेन युद्ध के 1 साल पर स्पेशल क्लास। आपको बताऊंगा कि इस युद्ध से रूस और यूक्रेन को क्या मिला, कैसे युद्ध की वजह से वर्ल्ड ऑर्डर में चेंज आया है, और रूस यूक्रेन युद्ध में भारत, नरेंद्र मोदी ने जो फैसले लिए वो कैसे सही साबित हुए, आज उसके बारे में भी बताऊं। आज से ठीक 1 साल पहले रूस ने यूक्रेन में मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया था। उस समय रूस का दावा था कि उनका मकसद यूक्रेन को डीमिलिटराइज करना है, ना कि यूक्रेन पर कब्जा करना। लेकिन देखते ही देखते रूस का मिलिट्री ऑपरेशन फुल फ्लेजेड युद्ध में बदल गया। ना ही अपने दावों के मुताबिक रूस यूक्रेन को झुका पाया और ना ही यूक्रेन तमाम मदद के बाद भी रूस का कुछ बिगाड़ पाया। कभी इधर बम फट रहा है, कभी उधर बम फट रहा है, लोग मर रहे हैं, यही तस्वीरें बार बार आती। लेकिन इस 1 साल में पूरी दुनिया हैरान और परेशान हो गई। भारत समेत कुछ देशों ने युद्ध खत्म करके बातचीत से मामला सुलझाने की वकालत की, तो अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन समेत पश्चिमी देशों ने युद्ध की आग में घी डालने का काम किया। पर आज की स्थिति क्या है? युद्ध अभी भी चल रहा है, कब खत्म होगा ये किसी को पता नहीं। युद्ध का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, महंगाई बढ़ी हुई है, फूड क्राइसिस चल रहा है, ग्लोबल ग्रोथ रेट प्रभावित हो गई है, दुनिया तबाह हो गई। 2 लोग लड़ रहे हैं, 2 देश लड़ रहे हैं, झेल पूरी दुनिया रही है, लेकिन इनको समझ ही में नहीं आ रहा। पाठशाला में लगातार मैं आपको बताता रहा हूं कि यह युद्ध यूक्रेन नहीं लड़ रहा, सिर्फ रूस नहीं लड़ रहा, बल्कि यूक्रेन के पीछे अमेरिका और पश्चिमी देश भी है जो उससे युद्ध लड़वा रहे हैं। आज अमेरिका और इन देशों की असली मंशा क्या है आपको वो भी बताऊंगा। लेकिन पहले आज क्या हुआ जब 1 साल युद्ध का पूरा हुआ, और उससे 1 दिन पहले क्या हुआ आपको वो भी बताता हूं। रूस यूक्रेन युद्ध का 1 साल पूरा होने से 1 दिन पहले यानी 23 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र में फिर से रूस के खिलाफ वोटिंग की गई और युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करने का प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें कहा गया कि रूस यूक्रेन से निकल जाए। संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव के पक्ष में 141 देशों ने वोट किया, 7 देशों ने प्रस्ताव के विरोध में वोट किया, जबकि 32 देशों ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। भारत ने भी इस वोटिंग से खुद को अलग रखा। इस बारे में संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज के मुताबिक प्रस्ताव में युद्ध को बातचीत से खत्म करने का कोई उल्लेख नहीं था। युद्ध रोकने के लिए राजनीतिक प्रयास तेज करने की बात की गई थी। कोई ऐसी प्रक्रिया जिसमें दोनों पक्षों में से कोई शामिल नहीं हो, वो विश्वसनीय और सार्थक समाधान कैसे दे सकती है? इसी वजह से भारत वोटिंग से दूर रहा। 1 साल के युद्ध के दौरान रूस ने यूक्रेन में क्या हासिल किया वो भी आपको मैप के जरिए बताता हूं। पहले जरा यहां मैप डालिए कि 1 साल में क्या हासिल हुआ रूस को। पहले आपको युद्ध शुरू होने से पहले यानी फरवरी 2022 का मैप दिखा रहा हूं। इसमें अगर आप देखेंगे यहां यूक्रेन है, ये कीव है, इधर रूस है, खार्किव, लुहांस्क, डोनेस्क, और ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं रूस के कंट्रोल वाला क्रीमिया और ये डोनेस्क। 2014 से पहले से यहां पर इनका कब्जा था। इसके अलावा लुहांस्क और डोनेस्क में रूस समर्थित लोगों के कब्जे का दावा किया जाता कि भाई इस लुहांस्क में और डोनेस्क में यहां पर रूस के समर्थन वाले लोग ज्यादा रहते हैं, तो एक तरीके से रूस के कंट्रोल में, ऐसा बोला जाता है, क्योंकि यहां रशियन आबादी मेजॉरिटी में। हालांकि रूस का दावा था कि यहां पर रशियन लोगों पर यूक्रेन अत्याचार कर रहा है। इसी बात पर रूस ने मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया। साल 2022 खत्म होते होते यह मैप कैसे चेंज हुआ जरा इसको देखिए। इसमें जो आप लाल हिस्सा देख रहे हैं ये रूस के कंट्रोल का है
और इसमें जो आप बैंगनी हिस्सा देख रहे हैं ये यूक्रेन के कब्जे का है। तो क्रीमिया, डोनेस्क और लुहांस्क तो रूस के पास था ही, मारियुपोल भी, ज़पोरिज़िया और खेर्सोन अभी भी यूक्रेन के पास है, और खार्किव जो है वो यूक्रेन के पास है। दिसंबर तक खेर्सोन, मारियुपोल, ज़पोरिज़िया पर रूस का कंट्रोल था। खार्किव और खेर्सोन के कुछ इलाकों को यूक्रेन ने फिर से अपने कब्जे में ले लिया। अब आपको मौजूदा हालात दिखाता हूं कि फिलहाल कहां किसका कब्जा है और किन इलाकों में भयंकर युद्ध चल रहा है। इस मैप में जो आप लाल रंग का हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला, ये लाल रंग का हिस्सा वो है जहां रूस का कब्जा है। जो पीले रंग का आप इलाका देख रहे हैं, ये हिस्सा खेर्सोन वगैरह का, ये रूसी सेना यहां पर पहुंच गई थी, लेकिन बाद में यूक्रेन ने इन इलाकों से रशियन फौज को वापस कर दिया। बखमुत और मेलिटोपोल जहां धमाके का निशान बना हुआ है, ये जरा दिखाइए, यहां पर ये धमाके का निशान आप देख रहे हैं, बखमुत और मेलिटोपोल, ये दो इलाके जहां पर बॉम्ब का साइन बना हुआ है। इस समय यहां जोरदार युद्ध चल रहा है। क्रीमिया और लुहांस्क, डोनेस्क पर रूस का कब्जा पहले से है। तो ये मैप के जरिए अगर आपको समझ में आया कि बहुत ज्यादा परिस्थिति जमीनी तौर पर बदली नहीं है। इस युद्ध से अब तक यूक्रेन ने क्या क्या गवा दिया, पहले उसको बताता हूं, फिर रूस की बात करता हूं। रूस ने यूक्रेन के 11% नए इलाके पर कब्जा कर लिया, और युद्ध से पहले यूक्रेन के 7% इलाके पर रूस का कब्जा था। तो टोटल 18% इलाका यूक्रेन का रूस के पास चला गया। इसमें क्रीमिया और डॉनबॉस था जो पहले से था। यूक्रेन में 31% लोग बेघर हो चुके हैं, उनके पास घर नहीं है, 31%। यूक्रेन की जीडीपी को 35% का नुकसान हो चुका है, 35% डाउन है। यूक्रेन का 40% इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर या तो तबाह हो चुका है या फिर उस पर रूस ने कब्जा कर लिया। ऐसा नहीं कि सिर्फ यूक्रेन को ही नुकसान हुआ, युद्ध लड़ने वाले दोनों देशों को भारी नुकसान हुआ। दावा किया जाता है कि इस जंग में रूस के 1,30,000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि यूक्रेन के भी 1,30,000 से ज्यादा सैनिकों के मारे जाने या घायल होने की खबर है। रूस के लिए कहा जाता है कि 25 नागरिकों की जान गई, यूक्रेन के 8,000 नागरिकों के जान जाने का दावा किया जाता है। रूस के 9,224 सैन्य वाहन और उपकरण तबाह हो चुके हैं। इनमें 4,914 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां हैं, जबकि 148 मिलिट्री एयरक्राफ्ट और 11 युद्धपोत शामिल हैं। यूक्रेन के लिए कहा जाता है कि उसके 2,887 सैन्य वाहन और उपकरण जंग की भेंट चढ़ चुके हैं। इनमें 1,485 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां हैं, जबकि 86 मिलिट्री एयरक्राफ्ट और 25 युद्धपोत शामिल है। मतलब दोनों तरफ तबाही हुई, लेकिन ना ये भाई समझने को तैयार है, इसको पीछे से पंप करता है अमेरिका, यूरोप, ये भाई लड़े जा रहा है, उधार ले लेके लड़ रहा है यूक्रेन, और रूस तो लड़ ही रहा है और युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, जिसका सबसे ज्यादा खामियाजा इन दोनों देशों की जनता ही भुगत रही। लाखों लोग बेघर हैं, दूसरे देशों में शरण ले रहे हैं। युद्ध की वजह से यूक्रेन की 4,40,00,000 की आबादी में से 1,34,00,000 लोग अपना घर छोड़कर जाने को मजबूर हो गए। इनमें से 80 लाख लोगों ने अलग अलग देशों में शरण ले रखी है, और ये भाई ज़ेलेंस्की समझने को तैयार नहीं है। यूक्रेन के लगभग 28 लाख लोगों ने रूस में शरण ली हुई है। अब आप सोचिए, जिस रूस से युद्ध चल रहा है, उसी रूस में 28 लाख यूक्रेनी जो हैं वो शरण लिए हुए। इसके अलावा पोलैंड में 15 लाख, जर्मनी में 11 लाख, चेक रिपब्लिक में 5 लाख लोगों ने शरण ली। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूक्रेन से ही लोग भागे, रूस से भी लाखों लोगों ने देश छोड़ा। युद्ध के बाद राजनीतिक और आर्थिक कारणों से रूस के 8 लाख लोगों ने भी देश छोड़ दिया है। युद्ध से यूक्रेन और रूस को आर्थिक तौर पर कितना कितना नुकसान हुआ, इसका कैलकुलेशन भी किया जा रहा है। कीव स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के मुताबिक यूक्रेन में 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया। 11 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया भाई, सड़क, बिजली के इक्विपमेंट, सारी चीजें बर्बाद। यूक्रेन के एग्रीकल्चर सेक्टर को 2,80,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। भाई खेत में बम गिर रहा है, तो खेत क्या ही बचेगा। यूरोपीय यूनियन और वर्ल्ड बैंक के मुताबिक यूक्रेन के पुनर्निर्माण में लगभग 30 लाख करोड़ रुपए का तो खर्च आएगा। 30 लाख करोड़ तो अभी युद्ध रुके तब इसको बनाने में जाएगा, और ये भाई अभी भी समझने को तैयार नहीं है।
इसके कंधे पर जो है वो अमेरिकी राष्ट्रपति हाथ रख दे उतने में खुश हो जाता है। युद्ध से रूस की इकोनॉमी में 5.6% की गिरावट आई है। रूस को अब तक 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। रूस के तेल व्यापार को रोजाना 1000 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। रूस में 1000 से ज्यादा कंपनियां बंद हुई हैं। यूरोप की लगभग 1200 कंपनियों ने रूस में काम बंद कर दिया। प्रतिबंधों की वजह से रूस का निर्यात करीब 9% गिर गया है, जबकि रूस का आयात इंपोर्ट 5%, 5.5% बढ़ गया। युद्ध में अब तक अरबों खरबों का नुकसान हो चुका है। यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से तबाह हो चुका है। इसके बाद भी अगर यूक्रेन युद्ध जारी रखे हुए है तो इसके पीछे अमेरिका और पश्चिमी देशों की मदद है, जो यूक्रेन की बर्बादी की कीमत पर अपना एजेंडा चला रहे हैं। ये खुद देश बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है कि युद्ध चलता रहे। आप देखिए किस देश ने क्या मदद दी। यूक्रेन को सो कॉल्ड मदद क्या है? ये तो लड़ने के लिए बस दिए जा रहे हैं। अमेरिका ने कितना दिया है? $46 बिलियन की मदद दी है, यानी करीब 3,80,000 करोड़ रुपए की मदद दी। इतनी मदद भाई, तुम जो है 3,80,000 करोड़ रुपए किसी को लड़ने के लिए दे रहे हो, उसका युद्ध रुकवाओ, अपने देश में लगाओ। तुम वहां अपने यहां जो है वो रेट बढ़ाते हो और दुनिया भर के शेयर मार्केट गिर जाते हैं। तुम्हारे यहां अमेरिका में लोगों की नौकरी जा रही है और तुम दूसरे देश को पैसा दे रहे हो कि तुम लड़ो लड़ो लड़ो। क्या आदमी हो यार तुम लोग। ब्रिटेन, यहां 3 प्रधानमंत्री बदल गए। इन्होंने $4.9 बिलियन यानी करीब 40,000 करोड़ दे रखा है। CR करोड़। जर्मनी, इन्होंने 2.4 बिलियन यानी करीब 20,000 करोड़ दे रखा है। क्या कर रहे हो यार तुम लोग। कनाडा जो है उसने $1.3 बिलियन दिया है, यानी करीब 10,000 करोड़, 10,000 CR। ये लोग पैसा फूक रहे हैं कि यूक्रेन लड़ता रहे। और वो आदमी ज़ेलेंस्की, वो भी यहां से बिना कुछ सोचे कि आज लड़ रहा हूं, मान लीजिए युद्ध रुक भी गया, मेरा देश कैसे चलेगा, मैं कैसे चलाऊं, फिर वो भी भाई भीख मांगेगा, दूसरा पाकिस्तान बनेगा वो। लेकिन तुम लड़ रहे हो और यहां दुनिया की हालत खराब हो रही है। इन लोगों को पता नहीं क्यों समझ में नहीं आ रहा। समझ तो खैर सब आ रहा है, लेकिन उनको अपनी अपनी कुर्सी दिख रही है। 1 साल से जंग हो रही है, लेकिन अमेरिका और यूरोप युद्ध रोकने की बजाय यूक्रेन को भड़का रहे हैं। दुनिया कीमत चुका रही है। युद्ध की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित है। जर्मन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट के मुताबिक 2022 में ग्लोबल इकोनॉमी को 13 लाख अरब रुपए का नुकसान हुआ है। 2023 में ग्लोबल प्रोडक्शन को लगभग 83 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। 83 लाख करोड़। नहीं, लड़ते रहो। गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक 2023 में ग्लोबल जीडीपी 1.8% और धीमी हो सकती है। युद्ध के बाद 90 देश खाद्य संकट का सामना कर रहे हैं। 90 देश। लेकिन लड़े जाओ, लड़े जाओ, लड़े जाओ। यूक्रेन को जिस तरह से अमेरिका और यूरोप भड़का रहे हैं, उसके बारे में अब यूरोपीय संसद में खुलकर बोला भी जाने लगा है। ये वो सांसद हैं जो समझ रहे हैं कि मदद के नाम पर यूक्रेन को तबाह किया जा रहा है। यूरोपियन पार्लियामेंट की सांसद हैं क्लारे डेली, जो आयरलैंड से आती। 16 फरवरी 2023 को यूरोपियन संसद में खड़े होकर क्लेयर डेली ने जो कहा वो अमेरिका और यूरोप के नेताओं को सुनना चाहिए, उसे समझना चाहिए। आपको सुनवाता हूं उन्होंने क्या कहा। 1 year on, as the war in Ukraine continues, when voices everywhere should be calling for a ceasefire and peace, this resolution is driving us in the opposite direction, so I proudly voted against it. It peddles the latest lie that this is not now about defending Ukraine, it's about Ukraine must win. What does that even mean? Last April, there was a deal on the table which would have seen Russia withdraw in return for Ukrainian non-NATO membership, but Ukraine's Western friends, killer clown Boris Johnson and NATO rocked into town and told them to keep fighting. The result? 6 cities devastated, 4 provinces illegally annexed,
108 billion euros in aid, which the people of Ukraine are going to have to pay back over decades, global food and energy crisis. Is this winning? Ordinary people don't win in wars. They're cannon fodder in the games of others. And ye can shout glory in here all you like, but there's no glory in the grave, and only graves come out of this folly. It's time for people and the silent majority all over Europe to take to the streets this weekend and demand peace and an end to the war. गजब बोली, धुआं धुआं कर दिया। और सही बात बोल रही हैं, यही बात हम आपको बोलते थे कि ये वेयर तैयार हो रहा है। और इसी सर्वे के मुताबिक चीन के 40% लोगों का मानना है कि अमेरिका यूक्रेन की मदद इसलिए कर रहा है जिससे पश्चिमी देशों का वर्चस्व बना रहे। तुर्की के 27%, रूस के 46% और भारत के 23% लोगों की भी यही राय। यानी साफ है कि अमेरिका और यूरोप को लेकर दुनिया के बाकी देशों की राय भी बदल रही है। और यह बात भारत ने सबसे पहले उठाई थी। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि यूरोप को इस सोच से बाहर आना चाहिए कि उसकी समस्या पूरी दुनिया की समस्या है, जबकि दुनिया की समस्या यूरोप की समस्या नहीं है। यही वजह है कि भारत ने युद्ध के 1 साल के दौरान रूस का खुलकर विरोध कभी नहीं किया। अमेरिका और यूरोप के हर दबाव का सामना किया, लेकिन अपनी स्वतंत्र नीति से कोई समझौता नहीं किया इंडिया ने। जरूरत पड़ने पर भारत ने रूस को समझाया भी। पीएम मोदी ने एससीओ समिट के दौरान दुनिया के सामने पुतिन से कहा कि युद्ध का समय नहीं, और पुतिन समझने को भी तैयार है, लेकिन वो ज़ेलेंस्की समझे तब तो। भारत ने युद्ध के दौरान अभी तक अपनी डिप्लोमेसी से बैलेंस बनाकर रखा है, लेकिन ये युद्ध ने यह भी बता दिया कि पीएम मोदी की फ्यूचर को लेकर जो सोच है वो कैसे सही साबित हो रही। और इसके 4 सबूत देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद सबसे ज्यादा फोकस जो डिफेंस को, लगातार अपने सैनिकों को, अपनी सैन्य ताकत को मजबूत कर रहा है। चौथा फैसला, यूनिफाइड कमांड कंट्रोल होना जरूरी होता है। युद्ध के दौरान कमांड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऐसा सेटअप हो जिससे एक जगह से कमांड मिले, और इसीलिए यूनिफाइड कमांड नरेंद्र मोदी ने आकर बनाया। ज्वाइंट थिएटर कमांड जल्दी ही ऑपरेशनल है, और इसके तहत युद्ध की स्थिति में एक ही कमांड सेंटर से आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को कमांड किया जा सकता है। अमेरिका और ब्रिटेन जिस तरह से यूक्रेन के युद्ध को भड़का रहे हैं, उसे हथियार दे रहे हैं, उनके देशों पर भी असर पड़ रहा है। ब्रिटेन की एक तस्वीर देख लीजिए। यह उस ब्रिटेन की तस्वीर है जिसने कभी दुनिया के देशों पर राज किया था, जिसके बारे में कहा जाता था कि ब्रिटेन का सूरज कभी अस्थिर नहीं होता, इतने जगह इसका राज था। इधर डूबेगा तो वहां उग जाएगा, वहां डूबेगा तो वहां उग जाएगा। उसी ब्रिटेन में आज लोगों के पास खाने के लिए फल और टमाटर नहीं है। ब्रिटेन के 4 सबसे बड़े सुपरमार्केट मॉरिसन, अज़दा, एलडी और टेस्को ने फल और सब्जियां लेने पर लिमिट तय कर दी कि कितना टमाटर, आलू, खीरा, शिमला मिर्च लीजिएगा, ब्रोकली लीजिएगा, यह सब तय हो गया है। यानी किसी शख्स को अगर टमाटर खरीदना है तो वो 2 से 3 टमाटर ही खरीद सकता है, ना कि 1 किलो या 2 किलो। यह हालत है ब्रिटेन की। सोचिए हम इंडिया में कितने बेहतर हालत में। यूक्रेन युद्ध के बाद ब्रिटेन में सब्जियों के लिए बने ग्रीन हाउस का बिजली बिल बहुत ज्यादा आने लगा। इसकी वजह से ब्रिटेन में सब्जियों और फलों का उत्पादन कम हो गया है। कई ब्रिटिश किसानों ने ग्रीन हाउस बंद कर दिए हैं क्योंकि वो बिजली का बिल नहीं भर पा रहे हैं। ब्रिटेन में पहले से कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ी हुई है, यानी लोगों से कहा जा रहा है कि वो अपने खर्चों में कटौती करें, जीवन शैली बदले। ब्रिटेन की इकोनॉमी भी मंदी की हालत में, और अब फलों और सब्जियों तक की कमी हो गई। लेकिन इस 1 साल में अभी भी ना ब्रिटेन, अमेरिका ये पीछे हटने को तैयार है, वो पंप किए जा रहे हैं, और ना वो ज़ेलेंस्की समझने को तैयार है। हालांकि रूस यूक्रेन युद्ध से मिला एक बड़ा सबक यह भी है कि दुनिया आपको चने के झाड़ पर चढ़ाकर युद्ध लड़वा सकती है, लेकिन युद्ध जीतना हो तो अपने बूते ही जीतना पड़ता है। और इसलिए कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार भारत की फौज को मजबूत बना रहे हैं, इसके बारे में हम आपको लगातार बताते हैं। आज आपको भारत की नई ताकत का चैप्टर दिखाता हूं जो भारतीय सेना से जुड़ा है। भारत का वो नया हथियार जो चीन और पाकिस्तान दोनों को एक साथ टेंशन दे रहा है, और पीएम मोदी कैसे चीन को चौतरफा घेरने की तैयारी कर रहा है। भारतीय सेना को स्वॉर्म ड्रोन सिस्टम से लैस कर दिया गया।
इसे बेंगलुरु के स्टार्टअप न्यू स्पेस रिसर्च ने तैयार किया है। स्वॉर्म ड्रोन यानी झुंड में एक साथ उड़ने और टारगेट पर बमों की तरह बरस जाने वाले ड्रोन। ये ड्रोन देख रहे हैं, एक साथ। आप अभी तक क्या देखते थे, एक ड्रोन उड़ रहा है, दूसरा कहीं दूर उड़ रहा है। ये एक साथ झुंड में उड़ते हैं, झुंड में अटैक करने वाले ड्रोन है। आपने ऐसा पहले नहीं देखा होगा। ये भारतीय फौज को मिल गए। ये ड्रोन सिस्टम सेना को दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशन में मजबूती देंगे। खासकर सीमाओं पर सेना दुश्मनों की हर हरकत पर कड़ी नजर तो रख ही पाएगी, उनके ठिकानों को भी खत्म कर पाएगी। यह ऐसा हथियार है जिसके मिलने के बाद बॉर्डर पर सैनिकों को सीधे युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी हथियार से पाकिस्तान और चीन का काम तमाम हो जाएगा। ये स्वॉर्म ड्रोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से टारगेट को पहचान भी लेते हैं, हमला भी कर देते हैं। इन्हें अलग अलग मिशन के लिए अलग अलग प्रोग्राम भी किया जा सकता है। मिशन के दौरान ये कंट्रोल स्टेशन से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। आमतौर पर किसी भी ड्रोन को देखते ही डिफेंस सिस्टम उसे मार गिराते हैं, मगर इन ड्रोन्स की संख्या इतनी ज्यादा होती है। भाई ये झुंड में है, इधर मारोगे तो उधर वाला मारेगा, उधर वाले को मारोगे तो तीसरा मारेगा, तीसरे को चौथा मारेगा, घेर के मारेंगे। सबको एक साथ नहीं ना मार दोगे भाई। अब स्वॉर्म ड्रोन की ताकत भी आपको बताता हूं, जो आपको जाननी चाहिए कि स्वॉर्म ड्रोन की ताकत क्या है। ये एडवांस्ड आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी से लैस होते हैं। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी लगा हुआ है। रडार या एंटी एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकते हैं। 100 ड्रोन एक साथ झुंड में दुश्मन के इलाके पर हमला कर सकते हैं। 100 ड्रोन एक साथ 3000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकते हैं, 3 घंटे तक उड़ान भर सकते हैं, 50 किलोमीटर की रेंज है और इनका टेक ऑफ वेट 8 किलो का है। 5 किलो से 23 किलो तक विस्फोटक भी ले जा सकते हैं। इनमें गाइडेड मिसाइल भी लोड की जा सकती है और इनमें एडवांस्ड कैमरा भी लगा हुआ है। दिन हो रात हो किसी भी वक्त सटीक हमला कर सकते हैं। मतलब अभी तक क्या है, कोई सैनिक एक साथ जाते थे, टैंक्स एक साथ जाते थे, भाई साहब ये ड्रोन एक साथ जा रहे हैं झुंड में। स्वॉर्म ड्रोन की मदद से दुश्मन के ठिकानों पर बम तो गिरा ही जा सकेंगे, साथ ही इनकी मदद से सीमा पर निगरानी भी की जा सकेगी। ऊंचे इलाकों में सामान पहुंचाना आसान हो जाएगा। स्वॉर्म ड्रोन्स भले ही दुनिया में 20 से ज्यादा देशों के पास हो, लेकिन सबके पास इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलाने की तकनीक नहीं है। ये इंडिया में स्पेशल है। पुरानी तकनीक के तहत स्वॉर्म ड्रोन अपने सेंसर्स और कैमरे की मदद से टारगेट को लोकेट करते थे और अपने ऑपरेटर को जानकारी देते थे। फिर ऑपरेटर के कमांड के बाद ही वो अटैक करते थे। एआई तकनीक की मदद से अब ड्रोन्स ऑटोनोमस बन सकते हैं, यानी न सिर्फ आप पाठशाला में, पाठशाला अभी जारी है, और अब पाठशाला में फैक्ट चेक की क्लास। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर यह वीडियो बहुत वायरल है, जिसमें कुछ लोग एक मस्जिद को तोड़ते दिखते हैं। दावा किया जा रहा है कि यह पाकिस्तान का वीडियो है, जहां पाकिस्तान में भूखी मर रही जनता अब मस्जिद तक को तोड़कर उसका सामान बेच रही है और उस पैसे से पेट भरने के लिए खाना जुटा रही है। हमने जब फैक्ट चेक किया तो पता चला कि यह वीडियो है तो पाकिस्तान का, लेकिन यह बात सही नहीं है कि लोग मस्जिद तोड़कर उसका सामान बेचकर अपना पेट भर रहे हैं। जांच में पता चला कि एक अहमदी मस्जिद है जो अहमदिया समुदाय के लोगों की है, और चूंकि पाकिस्तान में अहमदिया समुदाय पर पहले भी हमले होते रहे, ये वीडियो भी ऐसे ही एक हमले का है जो इसी महीने में हुआ था। इसमें तोड़फोड़ करते लोग तहरीके लब्बैक संगठन के बताए जा रहे हैं और मामला अहमदिया समुदाय को प्रताड़ित करने का है, ना कि मस्जिद का सीरिया पत्थर बेचकर खाने लायक पैसा जुटाने।